एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड आई होप कि आप मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। और आप मुझे कमेंट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। और भी कोई आपको टॉपिक जो टफ लगता है तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आगे वो वाला टॉपिक आपके लिए डालूंगी। तो आइए हम इकोनॉमिक्स के लिए कुछ 3 मार्कर देख लेते हैं। सबसे पहला है फिड्यूशियरी इशू। ठीक है, फिड्यूशियरी इशू का मतलब होता है बिना रिजर्व रखे कागजी मुद्रा को चलन में ले आना। ठीक है, जब भी नई मुद्रा जारी करते हैं सरकार तो उन्हें कुछ रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी चीज रिजर्व में नहीं रखी है और कागजी मुद्रा मतलब कागज के जो हमारे नोट्स होते हैं 500 के, 1000 के, 100 के, 200 के, ठीक है, तो ये जो नोट्स होते हैं इन्हें बिना कोई रिजर्व रखे ही चलन में ले आना, मार्केट में ले आना फिड्यूशियरी इशू कहलाता है। ठीक है, उपहार कर गिफ्ट टैक्स, जैसा कि उसको नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी को उपहार देने पर जो कर लगता है उसे उपहार कर कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है ये। अगर हम किसी को कोई बड़ा गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर कुछ कर लगता है और उस कर को उपहार कर कहा जाता है। ठीक, स्वर्ण मान गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब कि जब कोई देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी देश की जो प्रधान मुद्रा होती है अगर वो स्वर्ण में परिवर्तनशील हो तो उसको स्वर्णमान या गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये किसी भी देश में इसको मान्य नहीं किया है। अब कोई भी मुद्रा को सोने से नहीं तोला जाता, सोने से नहीं मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब क्या होता है, जो मजबूत होती है। ठीक है, तो पूर्ति की तुलना में उसकी मांग लगातार अधिक होती है। पूर्ति कम हो रही है, मांग बहुत ज्यादा है, मतलब वो मजबूत करेंसी है। ठीक है, तो इसको हार्ड करेंसी कहते हैं। वस्तु का स्वामित्व उसके मूल्य का पूरा भुगतान होने के बाद ही मिलता है। ठीक है, इस तरह की जो करेंसी है उसमें आपको वस्तु का स्वामित्व उसके मूल्य का पूरा भुगतान करने के बाद ही मिलेगा, पहले भुगतान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट मनी। हॉट मनी मतलब ऐसी विदेशी मुद्रा होती है जिसको शीघ्र पलायन करने की जिसमें प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जहां पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वो उस देश में चला जाता है वो वाला मुद्रा। ठीक है, तो ये स्थानांतरित होती रहती, किसी भी एक देश में टिकी हुई नहीं रहती। मान लीजिए आज यहाँ पैसा लगाया है, ठीक है, किसी मुद्रा में, और भारत में अगर उसको लग रहा है कि यहाँ मुझे लाभ नहीं है किसी दूसरी कंट्री में, तो यहाँ से पूरा पैसा निकाल के दूसरी कंट्री में लगा दिया। तो इस प्रकार की जो मुद्रा होती है जो बार बार स्थानांतरित होती है सिर्फ इस संभावना में कि उसको अधिक लाभ मिलेगा, तो उसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक, इसका देखिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है समझने का कि जो भी पैसा रहता है तो वो बहुत ज्यादा आ जाता है मार्केट में। मार्केट में लोगों के पास पैसा अधिक हो गया है। ठीक है, लोगों के पास पैसा अधिक हो जाने के कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। ठीक, मान लीजिए आज मेरे पास 1 रुपए, जैसे आप पहले देखते थे, पहले आपके जो दादा दादी हैं या जो आपके पूर्वज है वो आपको बताते होंगे कि वो 1 रुपए में तो पूरा बाजार करके आ जाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुद्रा का मूल्य गिरा है। ठीक है, पहले जो चीज 1 रुपए में आती थी वो आज 100 रुपए में आ रही है, मतलब मुद्रा का मूल्य गिर गया है। ठीक, तो मुद्रा बहुत ज्यादा आ गई बाजार में तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ठीक, क्योंकि एक चीज ये भी है कि मुद्रा ज्यादा होने के कारण, पैसा ज्यादा होने के कारण डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के कारण जो वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं। तो ये दो चीज, एक तो मुद्रा का मूल्य गिर गया। ठीक, अब वो चीज जो पहले 10 रुपए में मिला करती थी वो अब 100 रुपए में मिलेगी। पैसा सबके पास है तो 100 रुपए की वैल्यू वही 10 रुपए, तो मुद्रा का मूल्य गिर गया, साथ में कीमतें बढ़ गई। ठीक है, तो जब कीमतें बढ़ जाती है उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ हद तक मुद्रास्फीति अच्छी होती है। ठीक, लेकिन एक सीमा से अधिक अगर मुद्रास्फीति हो
तो फिर वो हानिकारक हो जाती है। ठीक। रिसेशन, रिसेशन मतलब है मंदी। मंदी की जब अवस्था आ जाए, मंदी मतलब जब कोई आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आप कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो जो सप्लायर्स है वो वस्तुएं नहीं बनाएंगे। ठीक है, वस्तुएं नहीं बनाना है तो उनको अब उद्योग बंद करने पड़ेंगे। जो भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जब स्थिति बनती है कि पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाए, लोग मांग नहीं रहे, मंदी है। ठीक है, ठंडे पड़े हुए हैं समझ लीजिए, मांग कम हो गई। मांग कम है क्योंकि धनाभाव है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए उनके पास क्रय शक्ति नहीं है। ठीक है, तो जो भी उत्पादित वस्तु है उसको खरीदेंगे नहीं तो उद्योगों को बंद करने की नौबत आ जाएगी। ठीक, उससे क्या होगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि उद्योग बंद होंगे तो वहां से लोग जो काम पे लगे थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सारी स्थिति जब बनती है तो उसे रिसेशन कहते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप किसी क्वेश्चन में डाल सकते हो कि 1930 के दशक में जब विश्वव्यापी रिसेशन हुआ था, विश्व स्तर पर जो मंदी हुई थी, उससे बहुत सारे देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर। ठीक, ऐसा सेक्टर जहां पर उद्योगों में सरकार और निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों का संयुक्त स्वामित्व होता है। ठीक है, ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे सरकार और निजी दोनों ही क्षेत्र के उद्योगपति संयुक्त रूप से स्वामित्व रखते हैं, संयुक्त रूप से ओनरशिप रखते हैं। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विधिग्राह्य मुद्रा, मतलब लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब यह होता है कि जिस मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने के लिए आप मना नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको कोई चीज मैंने आपसे ली और मैं आपको 10 रुपए दूं, उसके वो 10 रुपए की है और मैं आपको 10 रुपए दे रही हूँ नोट, तो आप मना नहीं कर सकते। या मैं 10 रुपए का सिक्का दे रही हूँ तो आप सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है। ठीक है, तो जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार, जो लेने वाला है, वो कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है, रुपया है। 1 रुपए से अधिक मूल्य के सिक्के और नोट असीमित संख्या में लीगल टेंडर है। 1 रुपए से अधिक के सिक्के और नोट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो मना नहीं कर सकता है लेने से। ठीक, नेक्स्ट है सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का मतलब यह होता है कि जिसमें शेयर होल्डर का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है। ठीक है, जितना आपने शेयर खरीदा है, जितना आपका अंशदान है, अंश मतलब शेयर, उसी मात्रा में ही आपका दायित्व रहेगा, उसी मात्रा में ही आपकी लाइबिलिटीज रहेगी, तो उसको लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये रखना है याद कि ये लिमिट है, इसमें एक प्रकार की लिमिट होती है कि जो शेयर होल्डर है उसकी दायित्व भी उतने ही होंगे जितना उसका अंशदान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब ये है कि ऐसी अवधि को मोरेटोरियम कहते हैं जिसमें ऋणों का भुगतान कानूनी रूप से टाल दिया गया है। ठीक है, अभी आपको ऋण का भुगतान होना था, लेकिन मान लीजिए सरकार को आपने कोई ऋण दिया है। ठीक है, सरकार ने कोई प्रतिभूति जारी की है, मतलब आपने खरीदी, मतलब सरकार को हमने ऋण दिया है। उस ऋण का उसको भुगतान करना है। ठीक है, लेकिन उसके पास मान लीजिए अभी कोई पैसा नहीं है, तो कानून की मदद से उसने अगर ऋणों का भुगतान टाल दिया है तो उस अवधि को, जितने समय तक के लिए टाला है, उस अवधि को मोरेटोरियम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट मतलब किसी संस्थान को दिए जाने वाले धन में छूट। अगर कोई संस्थान को हम कोई छूट देते हैं या फिर एक निश्चित भाग को हम उसकी जो रकम लेनी है उसको कम कर देते हैं तो उसे रिबेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको टैक्स रिबेट भी मिलता है। मान लीजिए मुझे 10,000 का टैक्स भरना है और मैंने साल के शुरू में ही, कुछ महीनों में ही भर दिया अगर, तो फिर जल्दी भरने के एवज में मुझे सरकार कुछ रिबेट देती है, कुछ छूट देती है। तो उस 10,000 में से मान लीजिए कि मुझे 1,000 रुपये रिबेट के रूप में सरकार वापस कर दे। ठीक, तो उसे कहते हैं रिबेट। जब आपको जितना पैसा देना है
उस पैसे में कुछ छूट मिल जाए, एक तरीके से हम उसको डिस्काउंट भी कहते हैं, ठीक है, डिस्काउंट भी उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है नीड बेस्ड वेजेस, ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि नीड बेस्ड मतलब जितनी आवश्यकता है उस आधार पर आपको वेजेस मिलेंगे, उस आधार पर आपको तनख्वाह मिलेगी। जो भी मजदूर है उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर अगर उसकी तनख्वाह या उसको जो सैलरी देते हैं वो तय की जाती है तो उसको नीड बेस्ड वेजेस कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी नीड के अनुसार, जो भी उनकी नीड हो उसके अनुसार उसको पेमेंट दिया जाए। तो आजकल यही देखा जाता है कि जो भी उनको मिलने वाली मजदूरी रहती है श्रम की उपलब्धता, उत्पादकता और लाभ पर आधारित होती है, ठीक है, ना कि उनकी आवश्यकता के ऊपर। उन्होंने श्रम कितना किया है, उत्पादक कितने हुए, उन्होंने कितना हमको लाभ पहुंचाया है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी को भी ये देते हैं वेजेस, ना कि उसकी नीड पर, क्योंकि उसकी नीड तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इतना पेमेंट कंपनीज नॉर्मली नहीं कर पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में एक बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला तो जिस प्रकार अन्य वस्तु का बाजार होता है उसी प्रकार मुद्रा का भी होता है, जहां से हम मतलब मनी को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है, मतलब हम मुद्रा का लेन देन कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पर हम शेयर का लेन देन करते हैं, ठीक है। तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत उन समस्त व्यक्तियों और वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित किया जाता है जो अल्पकाल के लिए मुद्रा उपलब्ध कराते हैं, मतलब मिनिमम एक दिन, मैक्सिमम एक साल, ठीक है, एक दिन से एक साल तक के लिए जो मुद्रा करते हैं उसको अल्पकाल बोलते हैं। तो मतलब एक साल के लिए अगर मुद्रा को उपलब्ध कराता है तो वो बाजार जो होता है मुद्रा बाजार कहलाता है, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है। वहीं अगर कुछ सालों के लिए, जैसे कि एक साल से ज्यादा, 15 साल, 20 साल तक, इतने लंबे समय के लिए अगर कोई हमको मुद्रा या फिर हमको उपलब्ध कराता है मुद्रा, तो उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं, क्योंकि उसने हमको दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराया है, ठीक है। मुख्यतः ये शेयर मार्केट का टर्म्स होते हैं दोनों ही। मनी मार्केट में कम समय के लिए उपलब्ध होता है, कैपिटल मार्केट में अधिक समय के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है।